Good morning to all. You all are welcome to this channel Target English. I, the mentor of TSC, मिन्नत। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की ओर आज हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट आज का होगा क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है, उन सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिटेल में करेंगे। किसी एक टॉपिक से क्या क्या पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स बन सकता है उसको हम लोग आज MCQ के माध्यम से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस MCQs में डिटेलिंग की आवश्यकता होगी वहाँ पर उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, जहाँ पर हमें उतनी डिटेल की आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग ऐसे ही पढ़ के निकल जाएंगे। तो आज का क्लास उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिसका क्लास 12th बिहार बोर्ड में पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर ये क्लास को हम देख लेंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे तो उस टॉपिक से उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होगा कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का जो आज क्लास है वो एग्जाम के पैटर्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबको कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे और सबको नोट करेंगे और उन सबको याद रखने की कोशिश करेंगे। एकदम डिटेलिंग में होने वाला है आज का क्लास। आज का क्लास लेक्चर फर्स्ट क्लास होगा, लेक्चर फर्स्ट, ठीक। बिफोर आई स्टार्ट, इफ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो चलिए आज का जो है हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में पूछ रहा है, 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1920 में पूछ रहा है, तो 1920 में पूछ रहा है तो इसलिए मेरा इस 1920 के हिसाब से अगर देखें तो उसके हिसाब से मेरा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है राष्ट्र संघ हो जाएगा। अब यहां पर बहुत सारा डाउट भी आ सकता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बात है यहां हम देख रहे ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्हीं से निकला है राष्ट्र संघ। इसी में आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी एक प्रकार से इसी से रिलेटेड है, बट हम इसको थोड़ा सा एक डिटेलिंग में पढ़ते हैं अभी। चलो, ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर बहुत सारा डाउट होता है संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ में क्या डिफरेंस है, उसको अब हम लोग समझते हैं। पहली बात है इसको अंतर की बात है तो अंतर हम ये भी समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में और राष्ट्र संघ में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग पहले यहीं पे समझ लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, राष्ट्र संघ ही था पहले, अभी जो है ना वो क्या हो गया है? अभी हो गया है संयुक्त राष्ट्र संघ। 1920 में इसका गठन किया गया था, किस लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। लेकिन इनकी विफलताओं की वजह से उस समय जरूरत महसूस हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, कि ये राष्ट्र संघ जो है बहुत सारे क्षेत्रों में विफल हो रहा था। इस वजह से इसके जगह पर, राष्ट्र संघ की जगह पर नया एक आ गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। ये आ गया था 1945 में आ गया था ये, लेकिन इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, ठीक है। इसके स्थान पर ही क्या किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ किया गया था जब ये बहुत सारे क्षेत्रों में विफल हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में मतलब असफल हो रहा था। तो उसी की वजह से राष्ट्र संघ की जगह पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है दोनों में, यही मेजर डिफरेंस है। दोनों का उद्देश्य सेम है, इनका भी उद्देश्य वही था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और इसका भी उद्देश्य यही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। लेकिन यहाँ पर 1920 पूछ रहे तो 1920 के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा? मेरा राष्ट्र संघ हो जाएगा। अगर 1945 पूछता तो क्या होता? संयुक्त राष्ट्र संघ होता। अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ते हैं। राष्ट्र संघ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अभी जो है हम लोग डिटेलिंग में पढ़ते हैं, ताकि इससे जितना भी क्वेश्चन आने वाला होता है या एग्जाम में पूछता है वो सारा क्वेश्चन में हमें कोई डाउट ना रहे और आराम से बन जाए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, हम देखते हैं आज। तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें अगर, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अभी हम जस्ट बताएं इनकी स्थापना कब हुई थी। इनकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जरूरत महसूस हुई जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व के समय इनकी आवश्यकता महसूस हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की, है ना। यहाँ पर संघ छूट गया है, यहाँ पर तुम्हें लिख लेना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो इतना हो गया 1945 में, और अगर पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका अगर पूछेगा मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इनका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखना है अगर क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 देना है, और अगर पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है तो क्या देना है? न्यूयॉर्क देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो इनमें सदस्य देशों की संख्या जो है उसमें 193 देश है। कितने देश है? 196 देश इसके अंदर शामिल है। ये भी क्वेश्चन आता है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो सबको आता है एग्जाम में। मुख्यालय पूछेगा न्यूयॉर्क हो जाएगा, सदस्य कितने हैं तो 193 सदस्य देश इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये सब बात याद रखना है, ये सब एग्जाम में आता है। ठीक, अगर पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। अभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में अभी आएगा, और हम जितना बता रहे हैं ये सब अगर अभी देखो क्या 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 हम बता रहे हैं, हम मुख्यालय बता रहे हैं, सदस्य बता रहे हैं, अंग बता रहे हैं, सब आएगा अभी आगे एमसीक्यू में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है? तो 6 अंग है। अब 6 अंग कहेंगे सर 6 अंग कौन कौन है, तो याद रखना है 6 अंग कौन कौन है, बताते हैं 6 अंग कौन कौन है। तो अगर हम पहला बात करें, पहला, तो पहला कौन है? पहला अगर हम देखें तो इसका है पहला प्रमुख महासभा, महासभा जिसको हम आम सभा भी कह सकते हैं, आम सभा या जनरल असेंबली कहेंगे इसको। दूसरा क्या है ना, दूसरा है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, ये इसका दूसरा है ना, दूसरा अंग है ये सुरक्षा परिषद। ठीक है, ये पहला हो गया और ये इसका दूसरा है। इसका अगर तीसरा बात करें तो तीसरा क्या है? तीसरा है न्यासी परिषद। क्या है ये? तीसरा न्यासी परिषद। ये सब हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, ये सब एग्जाम में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 अंगों के या 4 अंगों के नाम लिखिए या 6 अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, और अभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, वो बताएंगे अभी। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन अंग है, 6 अंग। तो चौथा क्या है? चौथा है सामाजिक परिषद या सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ठीक है, या सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ठीक, पांचवा बात करें तो पांचवा क्या है? पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। छठा अगर बोले तो छठा क्या है? छठा है सचिवालय, सचिवालय। ठीक है,
ये 6 इनके प्रमुख अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग? 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। समझ बात? अब देखो, अब यहां एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर एक और पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है यहां पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो याद रखना है कि महासभा जो है ना, सबसे बड़ा अंग है महासभा। ठीक, महासभा या आम सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो वो है महासभा या आम सभा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन। समझ में बात? उसके बाद अब हम इसमें और अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, इसका हम तो कार्य तो पहले ही बता चुके हैं कि इसका कार्य क्या है। सुरक्षा परिषद का अगर कार्य बोले तो सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद का काम क्या है? एक मिनट रुक जाओ। सुरक्षा परिषद का कार्य, अगर यहां पर पूछेगा इसका कार्य क्या है, कार्य पूछेगा या इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य है, तो क्या बोलेंगे? पहला बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, पहला काम ये है। ठीक, और कहेंगे, और क्या कह सकते हैं? दूसरा बात करें तो और क्या कह सकते हैं? मानवाधिकारों की रक्षा करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर हम बोलें तो तीसरा क्या होगा? मानवीय सहायता पहुंचाना, चौथा सतत विकास को बढ़ावा देना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें सबको समझना होगा। उसके बाद और क्या कह सकते हैं, और क्या है इसका उद्देश्य? अंतर्राष्ट्रीय कानून को भली भांति कार्यान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये इनके जो है ना, ये इनके क्या है, ये इनके उद्देश्य है, ये इनके कार्य है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना और सतत विकास को बढ़ावा देना। और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय कानून को भली भांति कार्यान्वयन करना। ठीक है, ये भी हम समझ गए। मुख्यालय कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तुम लोग याद करो पहले, देखो यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। कितने देश शामिल है इसमें? 193 देश शामिल है। कितने अंग है? 6 अंग। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसके कार्य क्या है हमने देख लिया। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन पूछा था तो वो तो हमने देख लिया कि पहला क्वेश्चन क्या था। एक मिनट रुक जाओ। पहला क्वेश्चन ये था, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना थी? 1920 में क्या हुआ था? तो सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। और इन्हीं के जगह पर हमने देखा किस प्रकार 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसका हमने कार्य देख लिया था। और अगर हम बात करें, चलो ये हो गया, दोनों हो गया, राष्ट्रीय संघ का हो गया। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन की अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर पूछ देगा, पूछता ही है एग्जाम में, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये इसका क्या है? मुख्यालय है। सब नोट करना सब। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी पूछ देगा कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 26 जून 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1945। याद रहेगा ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय पूछता है एग्जाम में, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्यालय इसका है हेग में। कहाँ है इसका मुख्यालय? कहाँ है? हेग में। आपको हेग कहाँ है? तो हेग है नीदरलैंड में। ठीक है, ये कहाँ है? नीदरलैंड में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, बल्कि उनसे जितना भी क्वेश्चन आने वाला होता है ना, सबको एक ही बार में पढ़ लेना, ताकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे रिवाइज एक ही बार में हो जाए। तो हमने 4 ऑप्शन में चारों को बता दें कि क्या है नहीं है, सबको अच्छे से लिखना है, उसको नोट करना है, सबको अलग अलग बना के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है तो उसके सामने लिखना है 1919 में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय जिनेवा में हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 से, मुख्यालय हेग है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी जो भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव अब जहाँ पर आएगा, जहाँ पर डिटेलिंग की बात होगी वहाँ पर और हम बताएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो ये तो हो गया, इसको नोट कर लोगे। ठीक है, अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। क्या है? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव की बात हो रही है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था भारत में? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कब हुआ था बताओ? जब खुद से पहले ट्राई करो, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, है ना। भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था, और चुनाव जो हुआ है 1951 में हुआ है। तो ये भी याद रखना है ना, चुनाव आयोग की स्थापना। यहाँ से एक और बन सकता है, भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना। ठीक है, तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद है। इसमें से क्वेश्चन एक क्या पूछता है कि भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? पूछता है क्वेश्चन कि प्रथम आयुक्त कौन थे। तो याद रखना है कि भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम आयुक्त, अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रथम आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त अगर पूछेगा तो पहले किसको आयुक्त किया गया? सबसे पहले तो सुकुमार सेन को, सुकुमार सेन। हम लोग पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव में भी इसको। सुकुमार सेन था जिसको सबसे पहले चुनाव आयोग का मतलब इसको आयुक्त बनाया गया था। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को, और चुनाव हुआ था 1951 में, है ना, जो कि 1951 से चलकर कहाँ तक चला गया था? 1900 मतलब 25 अक्टूबर 1951 से चला था। कहाँ तक? 21 फरवरी, सॉरी क्या लिखा गया? 25 लिखा गया, 21 फरवरी 1952 तक। तो 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ और 21 फरवरी 1952 तक चला था। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं 1951 से 52। प्रथम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52, और 1951 दिया तो क्या होगा? 1951 होगा। ठीक है, 51 में स्टार्ट हुआ, 1952 तक चला था। अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, फरवरी तक चला था। तो 1951 से 52 तक हुआ था। याद रहना, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसको भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई?
नई आर्थिक नीति की शुरुआत पूछ रहा है, तो याद रखना है नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी। बस इसके लिए इतना ही काफी है। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखो पहला क्वेश्चन में टाइम लगा था, अब हमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा बिल्कुल, बिकॉज हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ से कितना भी क्वेश्चन आ जाए हमें छूटने वाला बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने बताया कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। हमने पढ़ ही लिया कि 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ की जगह पर आ गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये नहीं बताया ना, तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अच्छा बताए हुए शायद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हम बताए हुए थे हेग में है ना। हेग कहाँ है? तो बताए थे नीदरलैंड में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? हेग में है। और बताए थे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में, उसकी स्थापना 1919 में हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है ये? नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अच्छा, गुटनिरपेक्ष जो वर्ड है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबको पता होगा कि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व जो है दो खेमों में बट गया था, है ना। पूरा विश्व कितने खेमों में बट गया था? दो खेमों में बट गया था। और उसमें साथ में एक और देखा जाए तो ऐसा देखा जा सकता है या हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरा विश्व जो है दो गुट में नहीं बल्कि तीन गुट में बट गया था। एक गुट तो हो गया था अमेरिका, है ना, और एक गुट था सोवियत संघ, और एक और गुट इसकी वजह से बना था, दोनों की वजह से बना था एक और गुट। वो कौन सा गुट था? उसका नाम था गुट निरपेक्ष। ये तीन गुट बन गया था। अमेरिका और सोवियत संघ की वजह से एक नया गुट बना था, गुट निरपेक्ष बना था, ठीक है। ये दोनों जो है शीत युद्ध दोनों में हुआ था, पता है। सोवियत संघ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा युद्ध स्टार्ट हुआ? शीत युद्ध, कोल्ड वॉर को कहते हैं, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, है ना। सो अमेरिका और किसके बीच में? सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था पता है ना? 1945 से 91 तक ये युद्ध चलता रहा। बहुत लंबा युद्ध था, 1945 से 91 तक ये युद्ध चलता रहा, शीत युद्ध। क्वेश्चन ये भी आता, शीत युद्ध कब से कब तक चला? 1945 से 91 तक ये शीत युद्ध चला था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। और अंत में 1991 में सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। इसका विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके अंदर जितने भी देश शामिल थे वो सारे देश जो है निकलते चले गए। 1991 में ये टूट गया एकदम। और इसके बाद से उस समय दो ध्रुवीयता कायम थी, मतलब कि पूरा विश्व जो था दो खेमों बटा हुआ था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। लेकिन जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब एक ही महाशक्ति बची, इसका नाम है अमेरिका। और अमेरिका जैसे ही अकेली शक्ति बची, इसको ही कहा गया एक ध्रुवीयता कहा गया। फिर क्या कहा गया? एक ध्रुवीयता कहा गया, एक ध्रुवीयता कहा, ठीक है। इससे पहले पूरा विश्व दो ध्रुव मतलब द्विध्रुवीयता था। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अब देश में सिर्फ एक ही महाशक्ति बची जिसका नाम अमेरिका, और उसको कहा गया एक ध्रुवीयता कायम होगी उसके बाद से। तो हमने देखा कि अमेरिका, सोवियत संघ और गुट निरपेक्ष ये तीन देश थे। तो गुट निरपेक्ष का मतलब क्या था कि न अमेरिका के साथ न सोवियत, किसी भी गुटों में शामिल ना होना, है ना। जैसे हमें पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के गुट निरपेक्ष के समर्थक थे, है ना। और उन्होंने कहा कि हम जहां पर शांति सुरक्षा की बात होगी वहां पर हम साथ है, नहीं तो कहीं पे युद्ध में हम बिल्कुल भी साथ किसी के नहीं होंगे। तो ये गुट निरपेक्ष था। हमें पूछा गुट निरपेक्ष सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? देखो, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन सबसे पहले किसने चलाया था? तो हमें याद है कि हमने पढ़ा था कि क्लास में हमने डिस्कस किया था मार्शल टीटो के बारे में, है ना। मार्शल टीटो, इन्होंने सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। सबसे पहले मार्शल टीटो कहाँ के थे? ये यूगोस्लाविया के थे। यूगोस्लाविया, एक मिनट रुक जाओ, यूगोस्लाविया, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था वहीं, और सबसे पहले यूगोस्लाविया में ही एक जगह है जिसका नाम है बेलग्रेड।
यही बेलग्रेड में सबसे पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। इसका मतलब कि मेरा डी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, मार्शल टीटो क्या थे? मार्शल टीटो मतलब कि उसका एक प्रकार से अध्यक्ष था, नेता था। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सबसे पहले नेता कौन थे? तो मार्शल टीटो थे। ठीक है, और गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो वही बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया में है। यूगोस्लाविया जो देश है उसी में क्या है? बेलग्रेड है। ठीक है, ऐसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बहुत सारे नेता है, जैसे मार्शल टीटो हो गया, सुकर्नो हो गया, है ना, उसके बाद नासिर हो गया, उसके बाद अरे भारत की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थक थे। तो सुकर्नो, अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे ये सब। तो याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब नोट करना है, ये सब समझना है, यही मेन क्लास है ये, कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों में नाटो की स्थापना हुई थी? नाटो की स्थापना, नाटो। अब नाटो देखो, एन से इसका मतलब क्या है? नॉर्थ, है ना। ए से क्या है इसका मतलब? अटलांटिक। टी से इसका क्या मतलब है? ट्रीटी। और ओ से इसका क्या मतलब है? ओ से इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। याद रखना है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है फिर कि इसका मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स किस देश के अंदर? बेल्जियम के अंदर। कहाँ है? बेल्जियम। तो याद रखना कि ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम में है, बेल्जियम। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में। कब हुई थी स्थापना? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना, शीत युद्ध पूछ रहा है। 10वां में हम लोग पढ़ेंगे 1871, लेकिन यहाँ पर शीत युद्ध पूछ रहा है। शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध कब से कब तक चला था ये बताएं? 1945 से 1991 तक चला था। इस बीच में 1971 में नहीं, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर शीत युद्ध जर्मनी एकीकरण कब हुआ? तो 1990 में हुआ था, अक्टूबर 1990 में हुआ था। याद रखना इस बात को, जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? अक्टूबर 1990 में हुआ था, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ओहो, ये बताना भूल ही गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो याद रखना, उसका नाम था ट्रिगवैली। ठीक है, ये इनका नाम था। पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इससे पहले का आंसर बताए थे ना, 8 का आंसर, हाँ बताए थे। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिगवैली हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवैली। देखो ना, संयुक्त राष्ट्र संघ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। अब क्या है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कब किया? पहला तो 1965 में आक्रमण किया था। और 1966 में क्या हुआ? तो समझौता हुआ था। 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस पे लिखने में नहीं होता है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के कौन थे? पाकिस्तान के कौन थे? तो उसका नाम था अय्यूब खान। अय्यूब खान। ठीक है, ये दोनों के बीच में ये ताशकंद समझौता हुआ था। याद रखना है, किसके बीच में? किसके बीच में? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अय्यूब खान के बीच में ये संधि हुई थी, ताशकंद समझौता 1966 में। ठीक है,
नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो संविधान के संशोधन 42वां जब हुआ था 1976 में, उसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य में आता है। देश की रक्षा करने का कर्तव्य मौलिक कर्तव्य की कोटि में आता है। नेक्स्ट देखो क्या है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला, कैबिनेट पूछ रहा है, कैबिनेट जिसमें जिसकी सरकार होती है, मतलब उसी का मंत्री होता है, तो इसका आधारशिला किसे कहा गया? तो प्रधानमंत्री को कहा गया। याद रखना, इसको कहा गया प्रधानमंत्री को कहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट की बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री। आगे देखो क्या है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन पूछ रहा है, तो राज्य में कौन होता है? राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता? केंद्र का अभिकर्ता कौन होगा राज्य में? राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा। ठीक है, और देश में कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, समझाया बात? राज्यपाल का शासन कितना दिन का होता है, मतलब कितने साल का होता है इसका शासन? कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, याद ये भी रखना है। तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्या है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। अच्छा, हाँ देखो, एक चीज समझो बहुत इंपॉर्टेंट, एक होता है लोकसभा, एल से लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। उसी प्रकार एक होता है राज्य में, अगर देखें, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, केंद्र में कौन होता है? ये हो गया केंद्र में, और ये हो गया राज्य में, है ना। तो लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु की आवश्यकता है? देखो, जो लोकसभा है राज्य में वही विधानसभा है, और जो राज्यसभा है ना वही क्या है? तो वही जो केंद्र में राज्यसभा है वही राज्य में क्या है? विधान परिषद है। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी? तो याद रखना इस बात को, एक मिनट रुक जाओ इसको। यहाँ देखो, यहाँ है लोकसभा और विधानसभा, इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? इसमें कम से कम आयु होनी चाहिए 25 साल, 25 वर्ष। तो कम से कम कितना वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। याद रखने क्वेश्चन सब आता है कि लोकसभा और विधान सभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति पूछेगा तो केंद्र में तो राष्ट्रपति होगा, अभी बताए हैं राष्ट्रपति केंद्र में कौन होगा? राष्ट्रपति। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करें तो इसके लिए कितना आयु होनी चाहिए? इसके लिए आयु होनी चाहिए 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए कितना आयु होनी चाहिए? 35 साल इसकी आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, समझा बात? 35 साल। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखना, एग्जाम में आता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये भी याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? राज्यसभा के लिए कितना बताओ? तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? आयु 30 वर्ष से कम ना हो हो जाएगा, यहाँ पर कम ना हो, है ना। तो बी हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, सब नोट करो इसको, क्लास में जैसे बताए हुए हम। यहाँ देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? अभी बताएं जस्ट, देखो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा अच्छा ये नहीं बताएं अभी। तो राज्यसभा का इसका कितना साल होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? लोकसभा कार्यकाल 5 साल। ठीक है, कितना साल? 5 साल के बाद ये हट जाएगा, चुनाव होगा फिर से। लेकिन राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है ना। ये राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसके सदस्यों का 6 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा इन दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा
और विधान परिषद, इन दोनों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो भाई आगे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? तो अभी देखो यहाँ पर क्या पढ़े, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। तो बस मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यत्व का काल। अब ये जस्ट बताएं, देखो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 6 साल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? विधान परिषद अभी बताए, विधान परिषद के लिए कितना उम्र होनी चाहिए? कम से कम 30 साल होनी चाहिए, कम से कम 30 साल। विधानसभा के लिए 25 साल, लेकिन विधान परिषद के लिए कितना होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक पढ़ लोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन से ऑटोमेटिकली डील हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो पता होगा सबको, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की प्रेरणा। समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसी प्रकार पूछता है नीति निर्देशक तत्व का नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो ये इसका आंसर होता है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, याद रखना ये बात को। नीति निर्देशक तत्व पूछेगा तो आयरलैंड, समवर्ती सूची बोलेगा तो क्या देंगे? ऑस्ट्रेलिया देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने देश, कितने राज्य हैं? तो याद रखना 50 है। टोटल कितने हैं? 50 है। 50वां वाला जो उसका नाम क्या है? उसका नाम अलास्का जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 50वां राज्य। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने राज्य है? टोटल 50 राज्य है। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कि आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, 21 से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस लेक्चर फर्स्ट के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा, सबको नोट करोगे और याद करोगे अच्छे से। एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बिल्कुल भी एग्जाम में छूटेगा नहीं अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ लियो तो। ठीक है, बहुत ही डिटेलिंग में और बहुत ही डिस्कशन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा इसी के अंदर होगा, बात याद रखना। इसलिए अच्छे से इसको पढ़ो। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता है, तो काफ़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हमें अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना डिटेल में बता रहे हैं उतना डिटेलिंग काफ़ी है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये क्या है, आज का जो लेक्चर था वो लेक्चर यहाँ लिख देते हैं, लेक्चर 1 था, है ना, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। ठीक है, तो उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, 2024 बिहार बोर्ड 2024। ठीक, अगर तुम फर्स्ट बार चैनल में विजिट कर रहे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट।